नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं दोस्तों आपके साथ जयसवाल सर। आज की वीडियो में बात करने वाले दोस्तों जल चक्र का, आपका सिलेबस के अकॉर्डिंग जो आपके सिलेबस में है जल चक्र की आज बात करेंगे। और जल चक्र से 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर यहाँ पे हम कंसेप्ट लाने वाले हैं। और ये 25 महत्वपूर्ण दोस्तों आपके सिलेक्शन के लिए, आपके सिलेबस को संपूर्ण तैयारी के लिए बहुत ही मदद करने वाले। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आई होप आप लोगों ने अभी तक वीडियो लाइक कर लिया होगा एक बार। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर है और इसके पिछले क्लासेस देखना चाहते हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग आपका, ठीक है। परिवार एवं मित्र हो गया, भोजन एवं पोषण हो गया, सारे आपके पार्ट वाइज वीडियो है तो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, समुद्र का कितने प्रतिशत जल पीने योग्य है? 2% है, 4% है, 0.65% है, या आपका दोस्तों 21% है। और साथ ही साथ आज की क्लास में 3 क्वेश्चन ऐसे बताने वाले हैं दोस्तों जो सीधा आपके सिलेक्शन से कनेक्टेड होंगे, तो वीडियो को अंत तक बने रहें। तो समुद्र का कितने प्रतिशत जल पीने योग्य पानी है? जैसे आप लोग जानते होंगे कि समुद्र का ज़्यादातर खारा पानी होता है, ठीक है। और महासागरों के रूप में लवणीय जल अनुपयोगी 97% होता है, और बर्फ के रूप में अलवणीय जल अनुपयोगी 2% होता है। तो समुद्र का कितने प्रतिशत जल पीने योग्य होता है? तो राइट ऑप्शन 0.65% ही दोस्तों समुद्र का जो जल है पीने योग्य होता है, ठीक है। सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्यारा सा प्रश्न है, देख लेते हैं क्या पूछा जा रहा है। प्रश्न बहुत ही अच्छा है दोस्तों सिलेक्शन की दृष्टि से, कि पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? जी हाँ दोस्तों, जो पीने का पानी होता है उसको शुद्धिकरण करने के लिए, ठीक है, किस गैस का प्रयोग करते हैं? ऑक्सीजन गैस का, क्लोरीन गैस का, हाइड्रोजन गैस का, या आपके कार्बन डाइऑक्साइड गैस का प्रयोग किया जाता है। अब आप बोलेंगे शुद्ध जल पीने में जल में आपका ऑक्सीजन भी होता है, तो शायद ऑक्सीजन का प्रयोग किया जाता होगा। नहीं दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं क्लोरीन गैस का यहाँ पे प्रयोग किया जाता है। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भूमिगत जल को दूषित करने वाले अजैविक प्रदूषक आपके कौन से होते हैं? देखिए, जो भूमिगत जल होता है, जो भूमिगत जल होता है उसको दूषित करने वाले जैविक नहीं, आपको अजैविक प्रदूषक बताना है। आपके शैवाल हैं, बैक्टीरिया हो गया, आर्सेनिक हो गया, विषाणु हो गया, ठीक है। तो राइट ऑप्शन क्या होगा? भूमिगत जल को दूषित करने वाले अजैविक जो प्रदूषक होते हैं दोस्तों, वह आपके क्या कहलाते हैं? ना तो वह शैवाल है, ना ही बैक्टीरिया, ना ही विषाणु, वनली वन फॉर आपके आर्सेनिक कहलाते हैं। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को, दोस्तों को, सभी मित्रों को, सभी भावी अध्यापक अध्यापिकाओं का वेलकम, अभिनंदन है। उम्मीद है दोस्तों आप लोगों से कि अभी तक एक बार वीडियो को अवश्य लाइक कर दिया होगा। और चौथा प्रश्न है, ध्यानपूर्वक देख लेते हैं, बहुत ही अच्छा प्रश्न है और इस प्रश्न के एग्जाम में पूछे जाते हैं इस टाइप के प्रश्न, कि एक व्यवस्था से दूसरी व्यवस्था में पानी के बराबर बदलने तथा फिर से जल परिवर्तन होने के प्रक्रम को क्या कहते हैं? एक बार रिपीट करूंगा कि ये एक अवस्था से दूसरी अवस्था में, यानी इस अवस्था से दूसरी अवस्था में, एक घर से दूसरे घर में पानी के बराबर बदलने पर फिर से जल परिवर्तन के प्रक्रम को क्या कहते हैं? वायु चक्र, फसल चक्र, खाद्य चक्र, या जल चक्र कहते हैं। आपका कमेंट, आपका फीडबैक सरमान है। बहुत बहुत धन्यवाद। और अंत में बताना भी है कि आपका 25 में से इस आज जल चक्र का जो आपका पार्ट है, इस सेशन में आपका कितना स्कोर है? तो राइट ऑप्शन जल चक्र जाएगा, क्योंकि जल चक्र का आपका पार्ट ही चल रहा है, ठीक है, अध्याय जल चक्र का चल रहा है। अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों, सागरीय जल की लवणता में किस लवण की मात्रा जो है सर्वाधिक अधिक होती है? ठीक है, जो सागरीय जल की लवणता होती है वह किस लवण की मात्रा सर्वाधिक अधिक होती है? दोस्तों ये क्लास जो है सिलेबस आपके एनसीईआरटी के पैटर्न पर है, जो आपके एग्जाम में आना है, ठीक है, एनसीईआरटी बेस्ड क्लास है यह। तो सागरीय जल की लवणता में किस लवण की मात्रा सर्वाधिक अधिक होती है? सोडियम क्लोराइड, सोडियम आयोडीन, क्लोरीन, या नाइट्रस ऑक्साइड? सभी लोग कमेंट करेंगे। जी हाँ दोस्तों, राइट ऑप्शन जाएगा, सागरीय जल की लवणता में किस लवण की मात्रा सर्वाधिक होती है? तो वह दोस्तों आपके सोडियम क्लोराइड की। जी हाँ दोस्तों, सोडियम क्लोराइड की सबसे ज़्यादा सागरीय जल की लवणता में मात्रा होती है। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, सभी भावी अध्यापक अध्यापिकाओं का वेलकम, अभिनंदन है। जयसवाल सर सभी को नमन करते हैं दोस्तों, ये आपका अपना परिवार है। जितने मेरे प्यारे भाई बहनें पहली बार विजिट कर रहे हैं, अपने परिवार की सदस्यता हासिल कर लेंगे। ये अवर फैमिली है दोस्तों, ये सबका परिवार है, सभी शिक्षकों का परिवार है। महासागरों में घुले हुए लवण में से किस लवण की मात्रा सबसे अधिक होती है? यानी महासागर में जो लवण होते हैं वह कई प्रकार के होते हैं।
महासागर में जो लवण होती हैं वह कई प्रकार के होते हैं, लेकिन आपको उस प्रकार का बताना है जो सबसे ज़्यादा अधिक होता है। मैग्नीशियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, ये दोनों होते हैं या इनमें से कोई नहीं। आपको कमेंट करना है और जायसवाल सर को बताना है कि आज की क्लास जो है बेस्ट क्लास है। जी हाँ, आज का सेशन जो है बेस्ट है, ये आप लोगों का फीडबैक ही तय करता है। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, तो राइट ऑप्शन जाएगा महासागरों में घुले हुए लवण में से किस लवण की मात्रा सबसे अधिक होती है दोस्तों, वह आपका सोडियम क्लोराइड। जी हाँ, बात करेंगे सोडियम क्लोराइड लवण की मात्रा जो है सबसे अधिक आपकी होती है। अगला प्रश्न है, सबसे अधिक लवणीय सागर कौन सा होता है। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन लाजवाब सिलेक्शन वाला प्रश्न है, सभी प्यारे मित्र ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन सभी क्लासेज को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो सबसे अधिक लवणीय सागर की बात करेंगे, अरब सागर, हिंद महासागर, प्रशांत सागर या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों सबसे अधिक जो लवणीय सागर होता है वह किस पर होता है, वो किस पर होता है दोस्तों, अगर सबसे अधिक पूछा जाता है तो मृत सागर होता है, लेकिन जब आप ऑप्शन मृत सागर ना हो तो आपको डी ऑप्शन के साथ जाना है, इनमें से कोई नहीं। अगर सबसे अधिक लवणीय सागर आपका मृत सागर में होता है, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया था। झील पर बर्फ जमने के बाद मछलियां जीवित रह लेती हैं, क्यों भैया जीवित रह लेती हैं, क्योंकि जल का घनत्व बर्फ से अधिक होता है, जल का घनत्व बर्फ से कम होता है, बर्फ का घनत्व जल से अधिक होता है या बर्फ का घनत्व जल से कम होता है। कंफ्यूजन क्रिएट कर देते हैं, ऐसे प्रश्न हैं दोस्तों जो आपको कंफ्यूज करते हैं, लेकिन आपको बदलना नहीं है। जो आपके मन में, आपके तन में जो प्रश्न का उत्तर जवाब है कि झील पर बर्फ जमने के बाद मछलियां जीवित रह लेती हैं क्योंकि जल का घनत्व बर्फ से क्या होता है, झील के जल का घनत्व बर्फ से अधिक होता है, बर्फ से क्या होता है, अधिक होता है, इसलिए वह क्या है, झील पर बर्फ जमने के बाद भी मछलियां जीवित रह लेती हैं। ठीक है, बर्फ का घनत्व तो जल के बराबर नहीं होता, जल का घनत्व तो बर्फ से अधिक होता है, यानी जल का घनत्व अधिक होता है, बर्फ का कम होता है, इसीलिए तो मछलियां जीवित रहती हैं। अगला प्रश्न है, जब बर्फीला पानी किसी गिलास में डाला जाता है तो गिलास की बाहरी सतह पर जल का यानी कुछ बूंदे टाइप दिखाई पड़ती हैं, आप देखते होंगे, इसका कारण क्या है दोस्तों। ठीक है, आप लोग देखते होंगे कोई बर्फ का टुकड़ा लेंगे, एक कांच की गिलास लीजिए, ठीक है, उस कांच की गिलास में एक बर्फ का टुकड़ा डालेंगे तो बाहर क्या होता है, आप देखेंगे कुछ नमी टाइप आपके बाहर उसके सतह पर गिलास पर आ जाती है। ठीक है, तो ये इसका कारण क्या है दोस्तों, दिखाई पड़ता है वाष्पीकरण के कारण, जलीयकरण के कारण, द्रवीकरण के कारण या उपरोक्त सभी के कारण। आपका कमेंट, आपका फीडबैक सम्मान है। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। राइट ऑप्शन जाएगा, जब बर्फीला पानी किसी गिलास में डाला जाता है तो गिलास की बाहरी सतह पर जलकर दिखाई देना या बूंदे कुछ दिखाई देना वह आपके द्रवीकरण के कारण होता है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों कि जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है तो उसे जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाता है। जी हाँ दोस्तों, जमने अर्थात जब उसे बर्फ में, अगर आपको रेफ्रिजरेटर में एक ग्लास में रख दीजिए, एक ग्लास में शुद्ध पानी रख लीजिए, उस पानी को जमने दीजिए, पानी है, जब पानी जब जम जाएगा तो यह ग्लास या कांच का अपने आप क्या है, टूट जाएगा। टूट जाएगा, इसका कारण क्या है कि पानी जमने पर सिकुड़ता है, पानी जमने पर फैलता है, पानी जमने पर मुलायम हो जाता है, या इनमें से कोई नहीं। राइट ऑप्शन क्या होगा, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का फीडबैक देने के लिए। जी हाँ, तो राइट ऑप्शन जाएगा दोस्तों क्या है, पानी जमने पर फैलता है, बी ऑप्शन सही होगा। आप बोलेंगे पानी भी फैलता है क्या, देखिए जी हाँ दोस्तों, तापमान जब 0 डिग्री सेल्सियस पर होता है तो पानी जमकर बर्फ बन जाता है। यदि बॉटल में पानी शुरुआत में पूरी तरह से बढ़ा हो तब उस पर क्या है, आकार मान क्या है, बढ़ने लगता है, तो बॉटल में शायद खाली जगह नहीं होती होगी, तो ऐसे में क्या होता है, बर्फ बॉटल पर अंदर से बाहर की तरफ दबाव डालता है, ढोंसता है, ढोंसता है, जी हाँ ढोंसता है, कि इस दबाव के कारण क्या होता है, बॉटल या कांच टूट जाता है दोस्तों। ठीक है, आई होप आप लोग समझ पाए होंगे इसका रीजन क्या है, कारण क्या है। दोस्तों भारी जल प्राप्त किया जाता है अधिक समय तक जल के वैद्युत अपघटन से, कम समय तक जल के वैद्युत अपघटन से, या अधिक समय तक जल के रासायनिक अपघटन से प्राप्त किया जाता है, या उपरोक्त सभी हो जाएगा। आपका कमेंट, आपका फीडबैक चाहेंगे दोस्तों, तो भारी जल प्राप्त किया जा सकता है या भारी जल प्राप्त किया जाता है, किससे प्राप्त किया जाता है दोस्तों, अधिक समय तक जल के वैद्युत क्या है, अपघटन से होता है, न आपके कम समय में वैद्युत अपघटन से, ना ही रासायनिक अपघटन से। क्या होता है, भारी जल किससे प्राप्त होता है, अधिक समय तक जल का वैद्युत अपघटन जब किया जाता है तो भारी जल प्राप्त होता है। ठीक है, अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न।
शुद्ध पेयजल की क्या विशेषता होती है कि आवश्यक मात्रा में घुली क्लोरीन होती है, आवश्यक मात्रा में घुली ऑक्सीजन होती है, कि आवश्यक मात्रा में घुली कार्बन डाइऑक्साइड होती है, ये ज़्यादा मात्रा में घुली आपकी ऑक्सीजन होती है। तो शुद्ध पेयजल की विशेषता क्या है? ठीक है, जल चक्र चल रहा है, जल का अध्याय चल रहा है, आपका जल का चैप्टर चल रहा है, हम बात कर रहे हैं वाटर का चैप्टर चल रहा है। जी हाँ, एक दो प्रश्न जरूर आता है। शुद्ध पेयजल की विशेषता क्या होती है? होती है कि इसमें क्या है दोस्तों, आवश्यक मात्रा में ही ऑक्सीजन घुली होती है, न ज्यादा घुली होती है ना ही कम। तो राइट ऑप्शन बी ऑप्शन हो जाएगा कि आवश्यक मात्रा में क्या है, घुली ऑक्सीजन ही शुद्ध पेयजल की विशेषता होती है। अगला प्रश्न देखिएगा, जल जनित रोग की बात करेंगे। जल जनित रोग आपका हैजा है, पेचिश है, अतिसार है, या ये सभी है? तो देखिए, जल जनित की रोग की जब भी बात करते हैं, जल जनित रोग बहुत एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, जैसे दूषित जल पीने से आपका क्या होता है, पेचिश, डायरिया, टाइफाइड, मियादी बुखार जिसे बोलते हैं, पीलिया हो गया, हैजा, ऐसे रोग क्या होते हैं, जल जनित रोग कहलाते हैं, जल से संबंधित। तो उपरोक्त सभी डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे अतिसार दिया गया है, तो अतिसार भी है, हैजा भी है और पेचिश भी है, ये सारी जल जनित रोग हैं। ठीक है, अतिसार भी है। अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न, वर्षा की मात्रा निर्भर करती है। वर्षा की मात्रा जो है वायुमंडल की नमी पर निर्भर करती है, वायुमंडल की शुष्क अवस्था पर निर्भर करती है, जल की नमी पर निर्भर करती है दोस्तों, या इनमें से कोई नहीं होगा। आपका जवाब क्या होगा कि वर्षा की मात्रा निर्भर करती है, किस पर निर्भर करती है दोस्तों, तो वर्षा की मात्रा जो है वायुमंडल की नमी पर निर्भर करती है, ना वायुमंडल की शुष्क अवस्था पर, ना ही जल की नमी पर। ठीक है, तो इनमें से कोई हो नहीं सकता। तो वायुमंडल की नमी पर वर्षा की जो मात्रा होती है निर्भर करती है कि वायुमंडल में नमी कितनी है, उतनी ही ज़्यादा वर्षा होती है। विश्व में जल संकट का प्रमुख कारण क्या है? आप लोग देखते होंगे ये विश्व में जल संकट का प्रमुख कारण होता रहा है। इसका कारण उदारीकरण है, नगरीकरण है, या दोनों है, या इनमें से कोई नहीं? आप सभी लोग फीडबैक करेंगे, कमेंट करेंगे। तो विश्व में जल संकट का प्रमुख कारण आप क्या होता है, नगरीकरण होता है। नगरीकरण से क्या होता है, नगर हो रहा, बन रहे हैं, पेड़ पौधे काटे जा रहे हैं। जब पेड़ पौधे काटे जा रहे हैं तो जल का संकट आपका यही है कि नगरीकरण हो रहा है। ठीक है, जनसंख्या में वृद्धि हो रही है, इसीलिए तो नगर बसाए जा रहे हैं, पेड़ पौधे काटे जा रहे हैं, इससे ही जल क्या है आपका, विश्व जल संकट का प्रमुख कारण यही होगा। अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न, संसार में अधिकतम ट्यूबवेल किस देश में? बहुत ही अच्छा प्रश्न, साधारण सा प्रश्न है, सभी लोग जानते होंगे। 90% लोग यहाँ पे इसका आंसर जानते हैं, और मुझे पता है आप लोगों ने अभी तक कमेंट भी कर दिया होगा और बता भी दिया होगा कि संसार में अधिकतम ट्यूबवेल ओनली वन फॉर, हम बात करते हैं इंडिया की, बात करते हैं हिंदुस्तान की, बात करते हैं अपने भारत देश की, बात करते हैं। जी हाँ दोस्तों, जो सबके दिल में बसता है। बहुत बहुत धन्यवाद सभी मित्रों को, जय हिंद, वंदे मातरम। अब देखते हैं अगला प्रश्न, महासागरों में जल स्तर वृद्धि का कारण क्या होता है? पहाड़ों में बर्फ का पिघलना, ध्रुवीय प्रदेश में बर्फ का पिघलना, पहाड़ों में अत्यधिक ठंड पड़ना, या अत्यधिक वर्षा होगा? तो हम बात करते हैं महासागरों में जल स्तर की वृद्धि का कारण क्या होता है। देखिए, पहाड़ों पे बर्फ का पिघलना होता है। अगर पहाड़ पर बर्फ पिघलेंगे तो ये क्या होगे, धीरे धीरे सागरों पे आएंगे, महासागरों में जल की वृद्धि होगी। ध्रुवीय प्रदेश में बर्फ का पिघलना ये भी होता है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, ध्रुवीय प्रदेश में देखिए बर्फ कहाँ पाया जाता है, पहले बात तो ये जानना जरूरी है कि बर्फ का आपके ध्रुवीय प्रदेशों में होता है, और ध्रुवीय प्रदेशों में ही बर्फ पिघलेगा। ठीक है, पहाड़ों में, सभी पहाड़ों में नहीं होता है बर्फ। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे चूज करेंगे दूसरा ऑप्शन, ध्रुवीय प्रदेश में बर्फ के पिघलने के कारण महासागरों में जल की वृद्धि होती है। अगला प्रश्न है कि स्पर्श गंगा अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है? कि गंगा को खोदना, गंगा की स्वच्छता, गंगा की देखभाल, या गंगा को अपवित्र करना? तो राइट ऑप्शन क्या होगा, स्पर्श गंगा का जो अभियान है इसका मुख्य उद्देश्य है गंगा की स्वच्छता की बात करेंगे, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सी बीमारी दूषित जल पीने से होती है? टीबी की बात करेंगे, हाथ पैर दर्द करना, बाल झड़ना, या टाइफाइड? अभी हमने बात किया था, ठीक है, कि जल जनित बीमारियों के बारे में। तो कौन सी बीमारी दूषित जल पीने से होती है? अभी हमने बात किया कि पेचिश हो गया, डायरिया हो गया, टाइफाइड या मियादी बुखार, पीलिया, हैजा, ये सारे रोग क्या है, दूषित जल पीने से बीमारी है। तो यहाँ पे टाइफाइड होगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखते हैं अगला प्रश्न, इसके बाद 5 प्रश्न बेहतरीन लाजवाब देखेंगे जो सीधा सिलेक्शन से कनेक्टेड रहेंगे। सागरीय जल में कितने प्रतिशत लवणता होती है? 25% होती है, 30%, 35% या 43%? तो सागरीय जल में कितने प्रतिशत लवणता होती है, सभी लोग कमेंट करेंगे। जो सागर का जल होता है उसमें लवणता की मात्रा अगर देखें तो कितने प्रतिशत में होती है, प्रतिशत में आपको बताना है कितने प्रतिशत मात्रा होती है।
तो आपका जवाब होगा कि 25% यहाँ पे, कि 35% होगा, कि 30 या 43। तो राइट ऑप्शन क्या होगा, हम 35% की जाएंगे। जी हाँ, यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 5 प्रश्न और है, बेहतरीन, देख लेते हैं, वीडियो अंत तक बने रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। लवण जो जल का अवशोषण करता हो। जी हाँ दोस्तों, ऐसा लवण जो आपका जल का अवशोषण करता है वह क्या कहलाता है? हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफोबिक, एनहाइड्रेट, या आपका हाइग्रोस्कोपिक लवण। सभी लोग कमेंट करेंगे। जी हाँ, बेहतरीन, लाजवाब है। ऐसा लवण जो जल का अवशोषण करता हो वह कौन सा लवण कहलाता है? वह आपका हाइग्रोस्कोपिक लवण कहलाता है दोस्तों। जी हाँ, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जल दिवस कब मनाया जाता है? सभी लोग कमेंट करेंगे। जल दिवस मनाया जाता है 22 अप्रैल, 22 मार्च, 17 मई या 18 जून को मनाया जाता है। तो जल दिवस कब मनाया जाता है? जब जल का चैप्टर चल रहा हो और जल दिवस की बात न की जाए तो यह सिलेबस ही पूरा नहीं होता है। ठीक है, तो जल दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? तो आपको यह ध्यान रखना है कि मार्च के महीने मनाया जाता है, पहली बात। ठीक है, ऑप्शन पे देखना, मार्च का महीना अगर एक ऑप्शन है तो वही ऑप्शन सही होगा। ठीक है, और दूसरी बात 22 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, और एक प्रश्न और पूछा जाता है कि पहली बार, जी हाँ, पहली बार विश्व जल दिवस कब मनाया गया था? 1973 में, 83 में, 93 में या 1997 में? तो पहली बार विश्व जल दिवस कब मनाया गया था? सभी लोग कमेंट करेंगे। मैंने आपको बताया था कि 3 से 5 प्रश्न ऐसे करने वाले हैं अंत में जो सीधा सिलेक्शन से कनेक्टेड करेंगे, संभावित प्रश्न होंगे। तो पहली बार विश्व जल दिवस दोस्तों 1993 में मनाया गया था। जी हाँ, 22 मार्च 1993 को पहली बार विश्व जल दिवस मनाया गया था। और बात करेंगे कि आर्द्रता को मापने वाला यंत्र कौन सा होता है? थर्मामीटर, लैक्टोमीटर, हाइग्रोमीटर, हाइड्रोमीटर। सभी लोग कमेंट करेंगे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कि आर्द्रता को मापने वाला यंत्र कौन सा होगा। अब आपके कमेंट के माध्यम से बताना है, इन सभी यंत्रों के बारे में बताना है कि कौन कौन सा यंत्र है और कौन कौन सा यंत्र किस पर कार्य करता है। ठीक है, किसकी यूनिट है, किसका यहाँ पे यूनिट है, सभी लोग कमेंट करेंगे। और कमेंट आ चुका है, मैं कमेंट रीड भी कर पा रहा हूँ सभी का धन्यवाद भी करता हूँ कमेंट करने के लिए। ठीक है, तो राइट ऑप्शन दोस्तों क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन होगा आपका, कौन सा हो जाएगा? आर्द्रता मापने का क्या होता है दोस्तों? हाइग्रोमीटर होता है। क्या? बिल्कुल सही जवाब। ठीक है, आर्द्रता मापने का यंत्र, यूनिट या इकाई हाइग्रोमीटर है। एक और प्रश्न आता है मलेरिया जनित रोग से संबंधित, कि मलेरिया का प्रकोप उन क्षेत्रों में अधिक होता है जहां वर्षा का जल एकत्रित हो जाए। और बात करें दोस्तों, जलवायु में आर्द्रता की मात्रा अधिक होती है, जहाँ की जलवायु में आर्द्रता की मात्रा अधिक होती है। ठीक है, वैज्ञानिक रोनाल्ड रॉस ने यह खोज किया कि मलेरिया मच्छर के काटने से होता है। यह प्रश्न आ सकता है कि मलेरिया मच्छर के काटने से होता है, किस वैज्ञानिक ने खोज किया था? तो आपके रोनाल्ड रॉस ने खोज किया था। कब किया था दोस्तों? इसको इन्होंने लिए, रोनाल्ड रॉस को 1902 में नोबेल पुरस्कार भी मिला था। ठीक है, किसके क्षेत्र में? मलेरिया मच्छर को काटने की खोज के क्षेत्र में 1902 में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। और सर्वप्रथम इन्होंने ही बताया था कि मलेरिया मादा एनाफ्लीज नामक मच्छर के काटने से होता है। किन्होंने बताया? तो ये आपके रोनाल्ड रॉस जी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अगला प्रश्न है, और ये मॉक क्वेश्चन आप लोगों को कमेंट के माध्यम से बताना है कि दूषित जल में फिटकरी डालने से जल साफ हो जाता है, अशुद्धियाँ नीचे बैठ जाती हैं, बीमारी दूर हो जाता है, या इनमें से कोई नहीं? सभी को कमेंट करना। ये मॉक क्वेश्चन है, सभी के लिए मॉक क्वेश्चन है, और देखते हैं किनका किनका यहाँ पे जवाब आता है। मॉक क्वेश्चन है कि दूषित जल में फिटकरी डालने से क्या रीजन होता है, क्या फैक्ट निकल के आता है? कमेंट बॉक्स में आपको आंसर बताना है। तो दोस्तों, ये 25 प्रश्न आपको कैसे लगे नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और 25 में से आपका स्कोर कितना है जरूर बताइएगा। दोस्तों, हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। हिंदी ग्रामर की क्लास रहेगी, ठीक है, 9 बजे के समथिंग। उसको देखना मत भूलेगा, क्योंकि आपको पता है हिंदी में अगर 30 में 30 लाना है, भाषा में 30 में 30 लाना है, तो आपको क्या है, ग्रामर का पोर्शन जो आपको संस्कृत में भी काम करता है वो बहुत ही जरूरी है। तो चलिए मिलते हैं 10 से तैयारी करते हैं नेक्स्ट क्लास की। जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद सभी का।